तो ठीक है क्लास 10, अब हम लोग सेट डी के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेट डी, ये भी टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको टेंस से परफेक्ट कर देना चाहता हूँ। आप लोग सारे सेट को सॉल्व करो धीरे धीरे करके। मैं आपको इन सब का सॉल्यूशन के साथ वीडियो बना रहा हूँ। इन सब का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय भी लगते हैं। ये सारा क्वेश्चंस मैं इकट्ठा करता हूँ आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द uses of the tense, tricks of the tense, what I have taught you earlier, what I had taught you earlier. All the tricks, I hope that you guys have prepared a fair copy of all that tricks, of all that uses of tenses, of the kinds of tense. चलिए सेट डी बनाइए। इफ़ आई गॉट द चांस आई विल टीच हिम हाउ टू बिहेव। इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, जरा कोशिश करो आप लोग अपने से। उम्मीद है आप लोग शायद कोशिश किए होंगे। पिछली क्लास में मैं इसका आपको वीडियो शो किया था, स्क्रीन पर इमेज मैंने आपको दिखलाया था। कुछ लगे मेरे ख्याल से ज़रूर कोशिश किए होंगे। तो खैर चलिए, कोशिश किए ना भी हों तो मैं तो आपको बतलाने के लिए हूँ यहाँ पे। इफ़ आई गॉट द चांस आई विल टीच हिम हाउ टू बिहेव। देखिए शुरुआत में कौन सा टेंस है, इफ़ के बाद B2 लगा हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ़ आई गॉट द चांस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके बाद क्या है, आई विल टीच हिम हाउ टू बिहेव, ये फ्यूचर इंडेफिनिट कर दिया है। पहले पास्ट इंडेफिनिट है इफ़ आई गॉट द चांस, तो उसके बाद क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो गलती क्या है, अगर पास्ट में है तो बाद में भी पास्ट में होना चाहिए, यही गलती है। शुरू में पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद में भी पास्ट ही टेंस होना चाहिए, यानी कि विल का वुड बना दीजिए। विल का पास्ट वुड होता है, वुड कर दो, काम हो गया। इफ आई गॉट द चांस आई वुड टीच हिम हाउ टू बिहेव। यदि मुझे मौका मिला होता, अवसर मिला होता, ये आपका इफ आई गॉट द चांस, आई वुड टीच हिम, आई वुड शो हिम हाउ टू बिहेव। ठीक है, आप समझ सकते हैं। Suppose you are in place of the PM, what you would do to tame terrorism? अब देखिए ये भी वही है। यहाँ सपोज मानो तुम PM की जगह पे होते हैं, है ना। ये मानने के लिए कर रहा है। सपोज इफ, एज इफ के बारे में बताया था आपको। यदि मानने के लिए कह रहा हो तो अर्थ, मानने के लिए कह रहा हो तो इमेजिनेटिव हो गया, इमेजिनेशन हो गया। और इमेजिनेशन के लिए यू के साथ, सब्जेक्ट के साथ हर हाल में क्या लगता है, वेयर लगता है। इमेजिनेशन के लिए फिक्स है, वेयर लगाना होता है। इफ आई वेयर ऑन द स्पॉट, इफ आई वेयर PM ऑफ इंडिया, इफ आई वेयर समथिंग, इफ आई वेयर यू, इफ आई वेयर इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता, यदि मैं PM की जगह पे होता, यदि तुम PM की जगह होते। ठीक है, एज इफ यू आर। इफ आई वेयर अ बर्ड आई फ्लाई टू यू, इफ आई बर्ड आई फ्लाई टू यू, इफ आई वेयर अ बर्ड आई फ्लाई टू यू। यदि मैं पंछी होता तो उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाता। आई फ्लाई टू मीट यू, इफ आई वेयर अ बर्ड आई फ्लाई टू मीट यू। तो सपोज यू आर, यहाँ पे आर गलत है, यू वेयर कर दीजिए। The girl tried to divert my concentration and beguiled me with a sweet word. देखिए यहाँ पे एंड वाला कंसेप्ट आ गया। मैं बताया था एंड के बाद वाला वर्ब 90% चांस है गलत होने का। यानी एंड के बाद ये वर्ब जो देख रहे हैं इसका 90% चांस होता है, संभावना होती है कि ये गलत हो सकती है। तो पता कैसे करेंगे, एंड के जस्ट पहले जो वर्ब का फॉर्म है उससे। एंड के जस्ट पहले जो वर्ब का फॉर्म है बिल्कुल वही फॉर्म होता है यहाँ एंड के बाद वाले वर्ड में। तो एंड के जस्ट पहले देखो क्या वर्ब है, माई नहीं है। माई तो आपका पजेसिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। कंसंट्रेशन भी नहीं है, नाउन है। तो डाइवर्ट वर्ब का पहला फॉर्म है। तो बिगाइल्ड भी वर्ब बिगाइल्ड को आप B1 में कन्वर्ट करोगे, क्या हो जाएगा, बिगाइल हो जाएगा। तो ED हटा लीजिए, बिगाइल हो जाएगा। समझ गए ये कंसेप्ट, ये ट्रिक मैं बताया था ना। देख लेना पेज प्लट करके आप लोग। एंड के जस्ट बाद वाला वर्ब 90% 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गलत है।
चेक कैसे करते हैं एंड के जस्ट पहले वाले वर्ड्स। देखिए एग्जाम में इतना गहरे से सेंटेंस को पढ़ के इमेजिन करने का, उसका अर्थ फाइंड करने का, अर्थ निकाल करके ग्रामेटिकल खोजने का इतना फुर्सत नहीं रहता है, इतना टाइम नहीं रहता है। इसलिए ट्रिक याद होना चाहिए, ट्रिक डायरेक्ट आपको टेंस का ट्रिक्स याद आ जाना चाहिए। यूजेस बोलिए या फिर ट्रिक बोलिए, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत सारे वीडियोस में ट्रिक्स सारा बता दिया, उस सारे को फियर में अच्छा से करके रखो, उन सारे को मेमोराइज करते रहो, देखते रहो बार बार। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि एंड के बाद वाला वर्ब 90% गलत हो सकता है, तो ये एंड वाला ट्रिक पेज पलट करके देखिए, तभी याद होगा आपको। आप समझ गए ना? जैसे कि इफ, एज इफ और सपोज, ये सब इमेजिनेटिव वर्ड्स है। इमेजिनेटिव से इमेजिनेशन को इंडिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सपोज, मानो तुम ये हो, इफ, एज इफ, सपोज, सब ये सब सब्जेक्ट के साथ वेयर लेता है, हमेशा जान लो, ये फिक्स है, सब्जेक्ट के साथ वेयर ही लगता है। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरा कोशिश करो। Despite all complaint against him, we must admit that his behavior with his subordinate had always decent. अब देखिए हैड लगा हुआ है, यहाँ हैड से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। अब हैड लगा हुआ है और डिसेंट भी है, तो हैड के बाद डिसेंट होता है क्या? आप पढ़े होंगे ग्रामरिकल का रूल होता है ग्रामर में कि हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है, हैड के बाद भीतरी लगता है। यहाँ क्या लगा दिया? डिसेंट, V1 लगा दिया है। तो हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना, हैड के बाद हर हाल में भीतरी यूज करना है, आपको भीतरी लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग बिन लगा देते हैं, बी का होता है भीतरी, बिन, काम हो जाएगा। तो यहाँ बिन ही छूटा हुआ है एक्चुअली। डिस्पाइट ऑल द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, वी मस्ट एडमिट दैट हिज बिहेवियर विद हिज सबऑर्डिनेट हैड ऑलवेज बीन डिसेंट। हैड ऑलवेज बिन डिसेंड कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं डिसेंट का भीतरी क्या होता है, डिसेंट क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे सर ये डिसेंट क्या है, डिसेंट नाउन है कि वर्ब? पहले ये तो बताओ। ए भाई ये डिसेंट नाउन है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, विशेषण डिसेंट। उसका स्वभाव बहुत ही घिनौना रहा, वाहियात स्वभाव उसका रहा। उसके सारे कंप्लेन, जितने भी कंप्लेनिंग, जितनी भी शिकायतें थे उसके विरुद्ध, उन सब के अलावे उसका जो व्यवहार था उनके सीनियर्स अधिकारी के साथ, उसका जो व्यवहार था, दैट इज बिहेवियर, उसका सारा व्यवहार, उसके सीनियर्स के साथ जो भी उसका था व्यवहार, और सब के सब बहुत ही घृणाजनक था। तो ये टेंस सेंस से तो लग रहा है कि पास्ट में ही जा रहा है। आप सेंस से भी थोड़ा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रियलाइज, यू कैन एनालाइज विद द सेंस ऑफ द सेंटेंस दैट इज इन पास्ट। ठीक है, और यहाँ हैड लगा हुआ भी है, आप समझ सकते हैं पास्ट में ही आए, पास्ट में ही होगा। तो उसके ऊपर जितने भी, उसके खिलाफ जितनी भी शिकायतें दर्ज की गई, उन सब के अलावे ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि उसका जो व्यवहार है सबऑर्डिनेट अधिकारियों के, उसका जो व्यवहार था सबऑर्डिनेट अधिकारियों के साथ, उनका जो भी व्यवहार था वो भी काफ़ी डिसेंट था। डिसेंट था मतलब एडजेक्टिव बता रहा है, डिसेंट एक्टिविटी, डिसेंट बिहेवियर, ये एक विशेषण बता रहा है उसका कैसा था, तो डिसेंट था। तो ये नाउन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, डिसेंट है तो नाउन तो नहीं हो सकता। अगर है भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटीज़ बता रहा है, क्वालिटी कैसा था, ठीक है, विशेषण के रोल कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये वर्ब नहीं होगा। अभी मैं आपको वर्ब गलती से बता दिया, वर्ब की बात नहीं है, डिसेंट का डिसेंटेड ऐसा कुछ नहीं है। एक कोई वर्ब नहीं है, ये डिसेंट वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब तो नहीं है, लेकिन हैड के बाद आप जानते हैं कि वर्ब का तीसरा रूप होना जरूरी है, और ये डिसेंट वर्ब नहीं है, ये डिसेंट वर्ब नहीं है, और हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप होना जरूरी है। इसीलिए जब हैड के बाद वर्ब का कोई तीसरा रूप नहीं होता है तो हम लोग बी को
बी का B3 बिन यूज कर लेते हैं हैड के बाद, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? हिज बेबी विथ ऑल सबऑर्डिनेट्स हैड बिन डिसेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the people knew the details of his social service, they felicitated him and हाँ देखो देखो, इतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, पकड़ में आ गया। देखो न्यू है B2, फिर बाद में देखो फिर डिटेल्स सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हिज पजेसिव है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव सोशल सर्विस, फिर आपका ये सब्जेक्ट हो गया। हाँ, द डिटेल सर्विस सोशल सर्विस, दे फैलिसिटेड फिर वर्ब का दूसरा रूप आ गया। देखिए सेंटेंस में मेजॉरिटी वर्ब क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। B2 इज न्यू इज B2, फैलिसिटेड इज B2, डोनेट इज B1। तो हम लोग क्या करेंगे? डोनेट का ही डोनेटेड कर लेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब के दूसरे रूप का मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी कंसेप्ट बताया था आपको, मेजॉरिटी कंसेप्ट देख लीजिएगा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मेजॉरिटी में पहला B2 न्यू B2 है, फैलिसिटेड भी B2 है, तो डोनेट भी जो होगा वो भी क्या होगा? B2 होगा। डोनेटेड कर लीजिए। आगे बनाओ इसका 6 का बनाइए। दे विल कम बैक इन अबाउट अ मंथ्स टाइम इवन दाओ। देखो पकड़ में आ गया, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन दाओ के बाद आ गया, इतना पढ़ना नहीं है। इवन दाओ मेरे को पता है। येट सो फार बस लिटिल इवन दाओ, येट सो फार दाओ बट सो फार नाउ, येट बट टिल अंटिल, येट सो फार बाय दाउ इवन दाउ। ये सारा जो वर्ड्स होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेजेंट परफेक्ट को। यानी कि इवन दाउ आ गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इवन दाउ के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग बना लीजिए। इवन दाउ के बाद डू नॉट कंप्लीटेड है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रेच होता है? हैव प्लस B3। तो इवन दाउ हैव नॉट कर दो, डू नॉट के बदले कर लो हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। डू नॉट हटा के हैव नॉट कर लीजिए, बन गया, खत्म। अब देखिए नो सूनर डिड द पुलिस रीच द रॉबर्स फ्लाइट। अब देखो यहाँ पे ग्रामर इस्तेमाल करो। इतना सेंटेंस का मीनिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, सेंस में जानने की जरूरत नहीं है। तो जाओगे तो फिर टाइम बहुत वेस्ट होगा। ग्रामर याद रहेगा, ग्रामर का रेगुलेशन रूल्स याद रहेगा, तो झट से जवाब दे करके आ जाओगे। डू डिड डज आप जानते हो, डू डिड और डज लिख लो। हाँ, डू डिड और डज के बाद V1 लगता है और हैड के बाद B3 लगता है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, रिमेंबर हमेशा याद रखो आप लोग कि ग्रामर में डू डिड डज ये इसके बाद V1 आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, और हैड के बाद B3 है। पढ़े हम भी होंगे बचपन में आपको। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है कि नो सूनर डिड द पुलिस रिच्ड। तो डिड के बाद यहाँ रिच्ड कर दिया है, रिच कर लो, बस हो गया। ये नहीं होगा, नहीं तो करना है, कुछ नहीं करना है, रिच करना है, इसको ईडी हटाना है। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस ही कुड नॉट अचीव हाई रैंक्स दाऊ ही हैड इंटेलिजेंस। देख लीजिए दाऊ लगा हुआ है, अब क्या करना है इसमें? बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। हाँ देखो यहाँ दो प्रकार का यहाँ पे एरर है, दो प्रकार से आप एरर यहाँ पर करेक्शन कर रेक्टिफाई कर सकते हो। इस सेंटेंस को दो प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि ही हैड इंटेलिजेंट। अब हैड के बाद इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? हैड के बाद क्या आना चाहिए बताओ? नाउन आना चाहिए ना। हैड के बाद तो नाउन आना चाहिए, संज्ञा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एडजेक्टिव कर दिया है। यानी हैड क्या बताता है? वो कुछ पजेस करते हो आप, कुछ रखते हो। हैड हैव ये सब यही ना संबोधित से इंडिकेट करता है कि आपके पास कुछ है। तो क्या है? विद्वता है, इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंट का नाउन इंटेलिजेंस ना हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट काट के इंटेलिजेंस कर लीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा, अगर इंटेलिजेंट को रहने देना चाहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव को रहने देना चाहते हो, तो एडजेक्टिव के पहले वाज लगता है, पता होगा, तो हैड की जगह पे वाज कर लो। दो तरीके से आप सही कर सकते हैं सेंटेंस को। कहने का मतलब उसके लापरवाही के कारण वह ऊंचा, अपने लापरवाही के कारण वह ऊंचा रैंक को प्राप्त न कर सका। यद्यपि दाऊ मतलब यद्यपि वह बहुत ही विद्वान था। तो विद्वान था तो डैट इज ही वाज इंटेलिजेंट। आप समझ गए? और हम कहेंगे नहीं, उसके पास, यद्यपि उसके पास विद्वता थी,
यानी कि नाउन हो गया, विद्वता नाउन हो गया, यानी विद्वता थी, तो ही हैड इंटेलिजेंस। समझ गए? दो तरीके से कर सकते हैं ऐसे आप, ठीक है।